संधि वचन है पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। जहां शस्त्र हो नहीं वहां शास्त्र पछताते या रोते हैं। ऋषियों को भी सिद्धि तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। वाल्मीकि जी ने तो सबके लिए रामायण लिखी और वाल्मीकि जयंती किसी वाल्मीकि बस्ती में क्यों मने? बिल्कुल सही। आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि जनता के बीच में मैसेज चला गया कि कांग्रेस एक मुस्लिम परस्त पार्टी है। तो लीडरशिप, डिसाइसिव लीडरशिप, इसका बड़ा मतलब शिवसेना का नैसर्गिक सहयोगी इंडी गठबंधन नहीं हो सकता, वो भारतीय जनता पार्टी है। कार्टन आए, फिर मेज आए, फिर बात करते हुए आतिशी आए, तो सब कुछ बड़ा तय किया गया। अकेला बिजनेसमैन ऐसा होगा जो किसी राजनेता से ज्यादा अटेंशन पाया और लोगों को जाने का उनका दर्द भी हो। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। विजयदशमी की आपको एक दिन बाद बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शक्ति का पर्व, शक्ति की पूजा के बाद विजयदशमी के दिन जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना, जो उसके सरसंघचालक हैं, उद्बोधन देते हैं, उस उद्बोधन में बहुत कुछ खास हुआ है। हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि राजकिशोर बिना किसी, क्या कहते हैं उसको, कि हिचक, संकोच, वो कतई नहीं दिखा। बड़े कमांड में दिखे और जो लंबे समय से लोग नाना प्रकार की चर्चाएं, बातें कर रहे थे, उस सब को उन्होंने विराम दे दिया। बड़ी स्पष्टता के साथ 4-5 जो पॉइंट हैं। सबसे पहला तो ये कि हिंदू जहां हैं वो एक रहें, और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो एक होकर, एकजुट होकर उन्होंने प्रतिकार किया तो उनके ऊपर अत्याचार थोड़ा कम हो गया। मतलब मुझे रामधारी सिंह दिनकर याद आ रहे हैं कि 3 दिवस पंथ मांगते रहे रघुपत सिंधु किनारे, पढ़ते रहे सुच्छंद वहां अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठा सागर से, जगी अधीर धधक पौरुष की राम के शर से। फिर आखिर में वो कहते हैं, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन है पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। जहां शस्त्र हो नहीं वहां शास्त्र पछताते या रोते हैं। ऋषियों को भी सिद्धि तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। मतलब स्पष्ट है। बिल्कुल। और उन्होंने बड़ा साफ कहा कि शक्ति तो हमें चाहिए, दुर्बल को तो दैव भी उस तरह से नहीं, उन्होंने वो भी जिक्र किया। बिल्कुल। और हिंदू समाज के शक्तिशाली होने की बात वो कहते हुए ये भी कहते हैं कि दुनिया में शायद हम अकेले हैं जो दूसरे को कोई, मतलब किसी को दबा देना है, किसी को शोषित कर देना है। और उसके साथ उन्होंने कई और बातें कही जिसको आज के संदर्भ में हम कहें, चाहे वो हिंदू एकता की बात हो, कुआं, श्मशान, मंदिर, आज फिर उन्होंने दोहराया। बिल्कुल। उन्होंने जो जीवन व्यवहार की बातें हैं, मतलब बड़ी छोटी छोटी बात, आप सोचिए, करें कि रेड लाइट पार मत कीजिए, टैक्स आप समय से भरिए। और जिस तरह से उन्होंने, जो हमारे देश के महापुरुष हैं, उन्होंने कहा कि अपने अपने बांट लेते हैं। वाल्मीकि जी ने तो सबके लिए रामायण लिखी और वाल्मीकि जयंती किसी वाल्मीकि बस्ती में क्यों मने? बिल्कुल सही। आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि बस्ती में ही वाल्मीकि जयंती क्यों मिलेगी? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है ना, कई तरह की अनुसूचित जाति, जनजाति, उनके आरक्षण, वर्गीकरण, उस सब को लेकर बात होती है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हर्षवर्धन बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे संगठन की, हिंदुत्व की, और जो उन्होंने कहा था कि किस तरीके से मुस्लिमों की जातियां नहीं बताई जाती लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांटा जाता है, और यहां पर मोहन भागवत जी ने एक बात बड़ी स्पष्ट की, डीप स्टेट कभी शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किया जिसकी चिंता लगातार जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी दल में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वो लगातार जताते चले आ रहे थे। तो कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, भारत समृद्ध हो रहा है, भारत और भारतीयों की इज्जत पूरी देश में, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, उनकी साख बढ़ रही है, इससे कैसे कुछ लोग परेशान हैं। और इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात हर्षवर्धन, जो उन्होंने संविधान की बात की, कि संविधान के दायरे में, और बाबा साहब अम्बेडकर की भी चर्चा की कि कैसे संविधान का पाठ सबको पढ़ाना पड़ेगा, उसके जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी सबको बताने पड़ेंगे। और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि कैसे हर व्यक्ति, धर्म और रिलीजन को लेकर भी उन्होंने जो उनकी संघ की व्याख्या, मुझे लगता है ये आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। नहीं, वो चूंकि कई बार ये बात होती है ना, वो बात उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि जो रिलीजन कह के सब कुछ होता है ना, क्योंकि रिलीजन और स्टेट के रिश्ते वेस्ट के अलग हैं। भारत में धर्म और राज्य सत्ता के रिश्ते बिल्कुल अलग हैं। यहाँ धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों का अपना स्थान है, और यहाँ की धर्म सत्ता और वहाँ उनका स्टेट जो रिलीजन के साथ जुड़ता है, जो चर्च के साथ जुड़ता है, वो बहुत अलग है। तो उसको एक तो उन्होंने परिभाषित किया। और दूसरा, जब वो कहते हैं, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, डीप स्टेट, बिल्कुल, तो डीप स्टेट क्या है? यानी
ऐसी साजिश, ऐसी ताकतें जो किसी दूसरे राज्य के, दूसरे स्टेट के लिए या दूसरे देश, अगर हम उस संदर्भ में कहें, उसको अस्थिर करती हैं क्योंकि उनका अपना हित बना रहे। बिल्कुल। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो हमारे यहाँ भी करने की कोशिश हो रही है, वो उद्यम हमारे यहाँ भी करने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल। और उसे हमें रोकना है, और उसके लिए जरूरी है कि हम एकजुट रहें। और एक बात उन्होंने और कही कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, संपूर्ण विश्व के संदर्भ में बड़ा जरूरी है कि कैसे जो दुनिया के लोक कल्याण की भावना है उसको कैसे हम आगे लेकर चले। और जब वो पुण्य श्लोका अहिल्याबाई का जिक्र करते हैं, बिरसा मुंडा का जिक्र करते हैं, मतलब वो एक तरह से कहें कि जो सारे नायक हैं उनको जिक्र करते हुए कहते हैं कि किस तरह से इन्होंने हमारी संस्कृति, और बाद में जब वो उसको जोड़ते हैं, जो आपने कहा ना, डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ये वो शब्द हैं जो भारत की संस्कृति और सभ्यता उसके विपरीत जाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हिंदू या भारत, उन्होंने कहा कोई भी जो स्थापित परंपराएं हैं उसके विरुद्ध जाने का काम ये लोग करते हैं। ये सभी परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं, ये डीप स्टेट है। मतलब मुझे लगता है कि सबसे आसान व्याख्या उन्होंने कर दी कि कोई हिंदू या वो नहीं, किसी भी स्थापित परंपरा को, किसी भी सभ्यता को, संस्कृति को, उसको नष्ट करना वो डीप स्टेट है। और उसमें जोड़ते हुए उन्होंने कहा ओटीटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कैसे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, कैसे उस पर हम अंकुश लगाएंगे। और साथ में उन्होंने एक बात और कही कि नियंत्रण हम परिवार में करें, जिसमें उन्होंने 3 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र का जिक्र किया बच्चे के, लेकिन साथ में कहा कि कुछ हमें कानूनी दायरा भी तय करना पड़ेगा। ओटीटी को लेकर कानून तो लंबे समय से मांगा जा रहा है, और होना ही चाहिए जिस तरह का भौंडा और भद्दा कंटेंट होता है। नहीं, उस पर उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि कई चीज़ें तो उसमें ऐसी हैं कि जिसकी चर्चा मैं यहाँ कर भी नहीं सकता हूँ, और वो चीज़ें हमारे बच्चों को परोसी जा रही हैं। तो वो किस तरीके से दिमाग में जहर बो रही हैं और समाज में विभेद पैदा कर रही हैं। और जो बात आपने कही, बहुत आसान लहजे में हर्षवर्धन ने ये बात कही कि कैसे जो है आपके दिलो दिमाग में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति एक हीन भावना या उसको लेकर एक निगेटिव, नकारात्मक भाव पैदा किया जा रहा है। तो उससे बचाने के लिए, और ये जो शक्ति संतुलन वाली बात की उन्होंने, ये नहीं कहा कि हम ही पूरी तरीके से शक्ति समाहित कर लें, शक्ति संतुलन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब शक्तियां बराबर होती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई शेर को कोई नहीं काट सकता है, किसी हाथी को कोई नहीं काट सकता, सबसे आसान कौन होता है? बकरा। तो बकरा मत बनिए। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की बात की और कहा कि हिंदू जब वहां पर एकजुट हुए तो निश्चित तौर पर वो चीजें रुकी, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हुआ ना। और उन्होंने सरकार के लिए भी कहा है कि हमें और ज्यादा उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार को हिंदुओं के लिए और ज्यादा खड़ा होना चाहिए। और एक चीज और, मतलब उस संदर्भ में इस बार के जो अतिथि थे, वैसे तो ढेर सारे लोग बुलाए जाते हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन इस बार के अतिथि अलग अलग जो राज्यों में, अलग अलग जगहों पर जो लोग हैं संघ से जुड़े हुए, बरसों से जुड़े हुए, उसके अलावा जो हिंदू सेविका समिति है उससे जुड़े हुए जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं उनको भी बुलाया गया था। और शायद उसके पीछे यही जो संपूर्ण विश्व में संघ की बढ़ती हुई धमक है, स्वीकार्यता है, और उसके साथ साथ कैसे वो उस समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी उनका क्या हिस्सा है। उन्होंने कहा भी कि हमें शक्तिशाली होकर किसी को दुश्मन नहीं बनाना है, बिल्कुल, हमें शक्तिशाली होकर उस समाज को बेहतर बनाने में मदद करनी। बिल्कुल, शक्ति का मतलब और सामर्थ्य का मतलब सिर्फ ये है कि आत्मरक्षा के साथ साथ में, और उन्होंने आत्मरक्षा वाली बात भी बड़ी महत्वपूर्ण कही। जैसे उन्होंने कहा कि गणेश के जुलूस में, अगर गणपति जुलूस में अगर कुछ व्यवधान पैदा होता, पथराव होता, तो उसको भी ठीक से टैकल करना चाहिए। और उसमें आत्मरक्षा की बात भी आई। और इसमें एक थोड़ा सा हर्षवर्धन, मैं इसको अब अगले चरण में ले जाना चाहता हूँ जरा, इसके राजनीतिक निहितार्थ, क्योंकि बड़ी चर्चा चल रही थी कि भागवत जी बहुत नाराज है मोदी से, अब तो बस मोदी तो गयो। कुल मिला के अब जो ये मैसेज है, ये मुझे लगता है इसमें बहुत गलतफहमी लोगों को होनी नहीं चाहिए। बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा कि देश सही दिशा में आगे बढ़ चुका है और इस दिशा में आगे चलने वाला है, इसमें किसी तरह का कोई भ्रम नहीं। और मुझे लगता है अगर ये कोई ना समझे, इससे स्पष्ट तो कोई कुछ कह नहीं सकता। मुझे लगता है कि जो भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के बीच किसी तरह के, मतलब कोई भी मतभेद या जो भी कहें वो कोशिश कर रहे थे, उनको भी एक जवाब मिला है। और जाहिर है सरसंघ चालक के बात करने का, कहने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो संदेश जाना होता है वो तो बड़ी स्पष्टता से जाता है। हाँ, और ये बात अच्छा, चित्र में एक थोड़ा सा याद दिला दूंगा। बढ़िया अगल बगल के सोफे पे नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिला के बात ये है कि
जिसके साथ में संघ के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। पहले भी हम लोग सुनते रहे और देखा भी है, आचार व्यवहार में भी देखा है। तो लेकिन जो बात उन्होंने कही कि नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो वहां पर बैठे हुए थे, तो अगर देश सही दिशा में चल रहा है, देश अगर मजबूत हो रहा है, तो इसका मतलब जो चीजें चल नहीं वो चल नहीं। और उन्होंने एक बात और कही कि ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं होते हैं, विषय आते हैं, लेकिन उनका निदान होता है, समाधान होता है, और वो लेकिन हम आपस में करेंगे, कोई डीप स्टेट उसमें नहीं घुस सकता है। लेकिन अब नहीं, लेकिन मतलब ये तो इतना ज्यादा हो गया ना कि मतलब सबका माहौल ही बदल गया एकदम। बड़ी खराब स्थिति हो गई। और ऐसा हुआ कि सब ढोल वोल बज रहे थे, सब बढ़िया सब कुछ था। हमको लगता है यही वाला अच्छा, खबरें भी खूब आई बहुत कि संघ ने बड़ा जम के और प्रचार किया, मतलब हरियाणा में लोगों के जन जागरण प्रबोधन का काम जम के किया। और ऐसा हुआ कि किसी के यहाँ जलेबी पहुंची नहीं किसी के। हाँ, दरअसल वो जलेबी जो है ना, मैंने कहा ना कि जलेबी जब आप मुद्दों की बनाते हैं ना, जलेबी खाना वैसे ठीक है, लेकिन जब मुद्दों की जलेबी बना के लोगों को आप दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, और जब कोई जमीन पर उतर कर वो दूर कर देता है गलतफहमियां, तो उसका नतीजा हरियाणा होता है। इसको ये समझना पड़ेगा, गलतफहमी एक उन लोगों ने भी पाली हुई थी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये एक एसिड टेस्ट जैसा था कि कैसे वहां पर नीचे इस हारी हुई बाजी कहा जा रहा था हरियाणा को, उसको पलट देंगे। लेकिन अभी स्थितियां देखिए कैसे एक हार और एक जीत कैसे सब कुछ पलट देती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लोगों के सोचने का तरीका बदल गया। आप सोचिए कि जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी खत्म हो रहे हैं क्या, जो ये मतलब जिसको हम कहें कि संघ के लिहाज से कहें, जो संघ तो शताब्दी वर्ष में है, अभी आज से 100वां वर्ष शुरू हो गया, तो अब इसको अगर हम उस तरह से देखें तो क्या जो एक राष्ट्रीय विमर्श था वो कमजोर पड़ रहा है क्या? हरियाणा के चुनाव ने साफ बता दिया कतई कमजोर नहीं पड़ा है। कोशिशें बहुत हो रही हैं, और एक जो जाति के आधार पर बांटने की कोशिश थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो वोटिंग है उसकी वजह से कांग्रेस का मत प्रतिशत सम्मानजनक है, वरना 3 से 4% का फर्क पड़ गया। बिल्कुल, मैं हरियाणा के साथ साथ इसीलिए जम्मू कश्मीर जाना चाहूँगा हर्षवर्धन। आप स्थिति ये देखिए कि जम्मू की लगभग 32 सीटें ऐसी मानी जाती हैं, 32 से 33 सीटें जो हिंदू बहुल हैं। बिल्कुल। और उन हिंदू बहुल सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। अगर 4 सीटें 3 सीटें कहीं जा रही हैं, 2 एनसी पे पास जा रही हैं, 2 कांग्रेस के पास जा रही हैं, तो कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में वैसी हो गई है जैसा आज़ादी के बाद में मुस्लिम लीग की रह गई थी। मतलब सिर्फ मुस्लिम वोट ही उसको मिल रहा है, घाटी में उसको सीटें मिल रही हैं। और जम्मू में भी अगर वोट प्रतिशत देखेंगे तो जो मुस्लिम जो बूथ थे वहां पर ही उसको वोट मिल पाए हैं। तो ये खतरनाक स्थिति है, और ये इस बात की तरफ इशारा है हर्षवर्धन कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, और एक राष्ट्रीय पार्टी इस दिशा में जाए, मुझे लगता है ये बहुत खराब है लोकतंत्र नहीं, के लेकिन लिए। मुझे लगता है कि अगर उनको उसी रास्ते पर जाना है, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना हुई थी कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जैसा इनका घोषणा पत्र हो गया, लेकिन था तो वही। 2018 में एक कॉन्क्लेव में एक कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने कहा कि भाजपा वालों ने हमारे ऊपर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा दिया है, चिपका दिया है। लेकिन मुझे लगता है आज तो वो चाहते वही। कर्नाटक और तेलंगाना ये दोनों चुनाव ऐसे थे, आप सोचिए जरा कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगे और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में डाल दे कि आप बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कोई भी मैसेजिंग जो मतलब क्या कहेंगे, मुस्लिम के साथ खड़ा होना, ये तो ठीक शब्द नहीं होगा, मुस्लिमों की गलत हरकतों पर भी आंख मूंद लेना, जो इस्लामोफोबिया है उसको बढ़ावा देना, दुनिया के किसी भी हिस्से में अब गाजा की घटना पर प्रियंका बार बार पोस्ट करना, बाकायदा उस पर सोनिया गांधी ने देश के एक अखबार में लेख लिख दिया जी। तो अब आप मुस्लिम लीग कहें ना कहें, हो सकता है कांग्रेस वाले नाराज हो जाएं अभी इसको देखने के बाद, लेकिन स्थिति उनकी कमोबेश हुई है। उनको लगता है कि, और सिर्फ यही नहीं है, मुसलमान मिल जाए देश में चुनाव लड़ ले, वो राज्य में कोई एक दबंग जाति मिल जाए उस राज्य में चुनाव लड़ ले, इन दोनों को ध्वस्त किया गया। आप देखिए हरियाणा में जो जाट करके लड़ रहे थे, जाटों का मत भी भारतीय जनता पार्टी को मिला, और जेजेपी खत्म हुई तो ऐसा नहीं हुआ कि वो सीधे सीधे सब शिफ्ट हो गया कांग्रेस में, वो भारतीय जनता पार्टी के भी साथ आया। दरअसल एक बात मुझे लगता है कि 2012 के जब उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए उसके बाद एक एंटनी कमेटी बनी थी हर्षवर्धन। उस एंटनी कमेटी में शीला दीक्षित होती थी और एक एंटनी उस समय रक्षा मंत्री होते थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि जनता के बीच में मैसेज चला गया कि
कि कांग्रेस एक मुस्लिम परस्त पार्टी है। बिल्कुल। ये आरोप जो है किसी और ने नहीं लगाया था, ये कांग्रेस के अंदर, और ए.के. एंटनी क्रिश्चियन है, गांधी परिवार के बहुत करीब हैं, लेकिन उन्होंने जब वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फिर बनाई है उन्होंने हरियाणा को लेकर, लेकिन उस समय आए थे। तो ये बात समझनी होगी कि जितना आप समाज में विघटन की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे तत्व खड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी खड़े हुए हैं जो उसको नहीं होने देंगे। और अगर यहाँ मैं कहूँ कि सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को दे दूँ या संघ को दे दूँ, तो नहीं, लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी का भी अतिवाद बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मुझे लगता है हरियाणा का चुनाव उसका एक उदाहरण है, लेकिन सीखने को तैयार नहीं है हर्षवर्धन। कर्नाटक में जो हुआ है, जो सिद्धरमैया सरकार ने जो केस वापस लेने की जो घोषणा की है, वो तो बहुत ही खतरनाक है। नहीं, मुझे लगता है यहीं पर जाकर जो आपने अभी कहा ना, मुस्लिम लीग हो गई है। आप सोचिए, हुबली में दंगे होते हैं, पुलिस थाने पर हमला भीड़ करती है, पुलिस वालों पर हमला करती है, सरकारी कर्मचारियों को मतलब उनका काम करने से रोकना है तो एक धारा होती है, लेकिन किस दहशत में अगर है कि अगर पुलिस के ऊपर हमला हो जाए, और उसमें यूएपीए का मामला है, एनआईए उसकी जांच कर रही है, उसके बावजूद सिद्धारमैया सरकार ने, कोई अंजुमने कुछ करके कुछ संस्था है, उसने कहा और इन्होंने कहा कि ठीक है, जितना हमारे वश में है वो केस हम वापस ले लेते हैं। तो सिद्धारमैया तो वही कर रहे हैं ना जो सोनिया गांधी लिख रही हैं, प्रियंका गांधी जो ट्वीट कर रही हैं, राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या वाकई ये जो उपद्रवी तत्व हैं, जो आप कह रहे थे, उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए, जो कट्टरपंथी अंधभक्त वाली जो ताकतें हैं, इनको मैं और कुछ नहीं कह सकता, एक कट्टरपंथी हैं और निश्चित तौर पर ये समाज के लिए एक कलंक हैं। उनको अगर आपको लगता है कि बचा के बिन लादेन के आगे जी लगाकर अगर आपको लगता है कि मुस्लिमों का वोट ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनकी भी गलतफहमी है। आने वाले समय में इसको भी दूर किया जाना चाहिए, और ये जो चीज़ें उसी तरफ बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस दिन पर दिन एक्सपोज हो रही है, वो तो है, लेकिन ये जो प्रवृत्ति है, एक समाज को ये बता दो कि हम कुछ भी करेंगे, हमें बचाने के लिए यहाँ कोई बैठा हुआ है, नहीं। जो मजलूम थे बांग्लादेश में, जो लोग मारे जा रहे थे, जो अल्पसंख्यक थे, उनके साथ आप खड़े होते नहीं दिखाई पड़ते, जिनको वाकई जरूरत थी। नहीं, और देखिए यही है कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में अब वो संजौली की मस्जिद का हुआ, आप सोचिए कि पहले मुस्लिम पक्ष का ने कहा था हम उसको तोड़ देंगे। हाँ। अब सब कुछ जब हो गया तो कह रहे नहीं, ऊपर की अदालत में हम जाएंगे, कोर्ट कमिश्नर के सामने। पहले कहा था कि हम तोड़ देंगे। लेकिन अब कांग्रेस सरकार क्यों नहीं उस पर उस तरह से हरकत कर रही है? और विक्रमादित्य अगर कोई बात कहते हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि वो यूपी में योगी ने भी किया था, इसलिए तुम कर रहे हो, डांट खा रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि कांग्रेस के भीतर गलती से भी हिंदू सेंटिमेंट के साथ खड़ा न दिखें, इसकी कोशिश बहुत दिखती है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ लगातार कांग्रेस को रसातल में लेके जा रही है, लेकिन कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी रसातल में जाए, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ये राष्ट्रीय दल जब इस तरीके की गलतियां करते हैं तो उससे देश और समाज का नुकसान होता है। और जो मुस्लिम परिस्थिति की जो बात कर रहे हैं ना, अब मालदीव को भी ले आते हैं हर्षवर्धन यहाँ पे। अब मोदी के खिलाफ आप बहुत कुछ कहते रहे, सब कुछ कहते रहे, लेकिन जब मालदीव वाले जब यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या कहेंगे आप उसको? देखिए, मालदीव का बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। इंडिया आउट करके उन्होंने कैंपेन चलाई, मोहम्मद मुइज्जू ने। लगा ऐसे कि भारत का वहां कोई दखल नहीं रह जाएगा, रिश्ते नहीं रह जाएंगे, चीन का एक तरह से वो सब्सिडियरी कंट्री हो जाएगी। लेकिन कुछ ही समय में मुइज्जू को समझ में आ गया कि मालदीव की जो जनता है, भले मुस्लिम देश हो, भले कुछ भी हो, भारत ने जिस तरह से अपने संबंधों को निभाया, और इस बार के बजट में भी बाकायदा प्रोविजन किया गया कि हम मालदीव को भी मदद करेंगे। ये छोटी बात नहीं थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से जाके वहां चीजों को ठीक करते हैं, और अभी जो पूरी वहां की जो सबसे क्रिटिकल चीजें क्या है, हेल्थ है, और वहां साफ पानी पीने का मिले। बिल्कुल, देखने में बड़ा सुंदर देश लगता है, लेकिन समुद्र के पानी से कोई पानी पीने को मिलता ही नहीं। वो दोनों काम भारत सरकार करेगी, फिर से मुइज्जू ने हमें दे दिया। तो वही सोचिए ना कि आप एक तरफ घर के अंदर क्या इमेज बनाते हैं, लेकिन विश्व बंधु की जो भारत की इमेज है, ये यूक्रेन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपेक्षा रखता। और तो और जाने दीजिए, ईरान इजराइल पर बमबारी कर देता, मिसाइल छोड़ता है, उसके बाद उसके विदेश मंत्री कहते हैं कि मोदी जी को कुछ करना चाहिए। तो आप सोचिए, ये बात मोदी जी की नहीं है, ये भारत की ताकत की है, भारत के प्रधानमंत्री की है। नहीं, लेकिन भारत की ताकत तो है, लेकिन अगर वही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते तो आप कह रहे हैं मोदी जी की नहीं, तो इसको भी तो जरा चर्चा नहीं, बिल्कुल भाई, तो उस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति निश्चित तौर पर, उसी कुर्सी पर एक समय में इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने ये कर दिखाया। आज नरेंद्र मोदी हैं तो वो यूनुस को सीधे मोहम्मद यूनुस को सीधे क्वेश्चन करते हैं, तभी हमारी संसद सीधे रेजोल्यूशन लेती है, तभी हमारे देश की सरकार कहती है कि हम तो शेख हसीना को रखेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए।
तो लीडरशिप, डिसाइसिव लीडरशिप, इसका बड़ा मतलब है। हाँ नहीं, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि जब पूरा मैंडेट आता है, जिस तरीके का आप लोग हमारे ऊपर भरोसा जताते हैं, उससे सरकार को ताकत मिलती है। और जब देश का प्रधानमंत्री, मेरे कहने का आशय ये है हर्षवर्धन यहाँ पर, कि जब देश की छवि इस तरीके से विश्व पटल पर प्रखर होकर उभर कर आ रही है, तो उसमें ये जो चंद कीड़े मकोड़े लगते हैं कि उसमें ग्रहण लगा लेंगे, मुझे लगता है ये संभव नहीं है। ये उनको भी समझना चाहिए। और इसी के साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन ये बताइए, जो डिसाइसिव लीडरशिप हम लोग बात कर रहे हैं, एक चुनाव तो बड़ा बढ़िया हो गया, लेकिन अब तो बड़ा वाला आ रहा है, महाराष्ट्र। कई बार हम लोग हंसते हुए बात करते थे कि भाई राष्ट्र से बड़ा महाराष्ट्र का चुनाव हो जाता है, क्योंकि वहां पे बड़े दिलचस्प समीकरण बनते हैं। लेकिन आप एक बात देखिए, ये जो मुस्लिम वाली जो बात हो रही थी ना, मुस्लिमों का शुभचिंतक कौन है, आप सोच लीजिए कि वहां पर मदरसा शिक्षकों की सैलरी 3 गुना बढ़ा दी गई। नहीं, आपको नहीं लगता कि बड़ा विचित्र सा है? कहीं कहीं अच्छा जाते जाते ये फिर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि वहां पर तो अजीत पवार है ना साथ में। विजयादशमी उद्बोधन में सरसंघ चालक ने समझाया, खुद मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, हर जगह कहा जा रहा है, फिर ये कंफ्यूजन में है। और ये कैसे संभव हो सकता है कि आपको असम में और यूपी में तो मदरसा ठीक नहीं लगता, महाराष्ट्र में मदरसा आप बढ़ाते चले जा रहे हैं? क्योंकि गठबंधन वहां पर, जब अजीत पवार साथ में उप मुख्यमंत्री हैं और उनका फैसला था, तो उनका फैसला लेके साथ में, चूंकि सबको साथ लेकर चलना है, तो निश्चित तौर पर निर्णायक नेतृत्व तो होता है, लेकिन नंबर गेम लोकतंत्र में मायने रखते हैं हर्षवर्धन। अब चुनाव आगे अगर उनको लड़ना है तो उसमें उनकी अपनी रणनीति है, सबका अपना एक क्लाइंटल होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है ना कि अगर इतना विरोधी अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो फिर ना होने देती। लेकिन अगर उनके गठबंधन का कोई सहयोगी कोई डिमांड रख रहा है तो उसको वो पूरा कर रहे हैं, तो जो ये आरोप लगता रहा है कि गठबंधन की बातें वो नहीं सुनते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उल्टा है, वो सुन रहे हैं। बाकी यहाँ इंडिया, आप मुझे नाराज होंगे, आप कहेंगे कि आप इंडिया गठबंधन नहीं हो सकता, आप कहेंगे इंडी गठबंधन होगा। ठीक है, तो मैं इंडी गठबंधन कह देता हूँ। तो इंडी गठबंधन में काफ़ी इसको लेकर नाराजगी है, उमर से लेकर जो है अखिलेश तक और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, सभी लोग, और संजय राउत तक, सभी लोग बहुत कुछ कहने लग गए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम करते तो ये मुस्लिम अपीजमेंट हो जाता, भाजपा कर रही तो नहीं है। बिल्कुल, तो ये बात तो खैर उठेगी, ये मुद्दा तो नहीं, उठेगा। और मुझे लगता है कि ये तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि मदरसे को अगर आप मॉडर्नाइज कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर वही काम है और उसके लिए आप उस पर अलग से बजट दे रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर सवाल उनके ऊपर ये उठेगा तो भाजपा के ऊपर बिल्कुल उठेगा। हाँ, इसके साथ लेकिन मेरा तो सवाल दूसरा है, और मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस पे आपकी क्या राय है? चलेंगे अजीत पवार चुनाव तक? देखिए, ये निर्भर करेगा कि उद्धव किस करवट बैठते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये लगातार शिंदे और उद्धव को पास लाने की कोशिशें हो रही हैं। एक बात तो मानना पड़ेगा, शिवसेना का नैसर्गिक सहयोगी इंडी गठबंधन नहीं हो सकता, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाला साहेब ठाकरे को लेकर जो अभी बड़ी दूर तक चले गए हैं उद्धव ठाकरे। कितनी भी दूर चले जाएं, लेकिन जब घर लौट के कोई वापस आता है तो घर आ ही जाता है हर्षवर्धन। ऐसे तमाम उदाहरण रहे हैं। कल्याण सिंह भी चले गए थे ना, कल्याण सिंह फाइनली आए ना, और उनको इज्जत कहाँ पर मिली, सम्मान कहाँ पे मिला? वो चले गए होंगे मुलायम सिंह के साथ में, धुर विरोधी गुट के साथ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक उद्धव ठाकरे इधर नहीं आते हैं तब तक अजीत पवार इधर रहेंगे? हाँ, तब तक जो है, जो वहाँ का जो पवार पॉलिटिक्स का जो पावर गेम है, वो उसको बैलेंस किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो उसको काट सिर्फ ठाकरे ही सकते हैं, और ये कोशिशें चल रही, और चुनाव तक अगर कुछ हो जाता है हर्षवर्धन तो बड़ी बात नहीं है। आप खबर दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में खेल होगा अभी? हाँ, क्योंकि अगर आप देखें संजय राउत का अगर बयान आप देखेंगे, वो हमेशा मोदी का नाम आते ही उनके चेहरे पर जो भाव विषाक्त आते थे, देखा होगा कैसे व्यंग से, और मतलब अंदर से किस तरीके की घृणा उत्पन्न होती थी उनके चेहरे से। उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, हरियाणा की जब वो बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझने वाली बात। हमको दूसरा मुख्यमंत्री आवास से नहीं, आप सोचिए ना कि वो किस तरीके से ड्रामा चल रहा है। PWD को चाबी देकर जानी है, आप सीधे एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को चाबी दे रहा है। नियम कानूनों का इनके लिए कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, यहाँ पर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कोई बंगला अलॉट नहीं है। जैसे 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री के लिए स्थापित है, वैसे यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद आप PWD को भी नहीं दे रहे हैं, उसके बाद जाके वहाँ ड्रामा कर रहे हैं, वो काट नहीं। और आप तो छोला उठा के चलने वाले लोग हैं, बैग उठा के चलने वाले, इतना सारा सामान क्या था? बहुत सामान था, बढ़िया कमाया, मतलब बढ़िया अच्छा सामान था। हाँ, नहीं तो सामान भाई, शीश महल में जाना है तो सामान अच्छा नहीं होगा। आपके घर में जाना था क्या? वो तो शीश महल वाला कहाँ, हमारे आपके घर में ना थोड़ी जाना है। नहीं, हम लोग घर में तो खैर आएगा ही नहीं उतना। लेकिन वो तो आतिशी का सामान था ना, वो तो। हाँ, तो आतिशी जहाँ बैठ के वो काम कर रही थी। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि सब जितने कार्टन थे सबकी
ऊंचाई निर्धारित की गई थी जिससे फोटो अच्छी आए, कि कार्टन आए, फिर मेज आए, फिर बात करते हुए आतिशी आए, तो सब कुछ बड़ा तय किया गया था। अरे तो भाई, ये आम आदमी पार्टी की जो क्रांति और उनके जो क्रांतिकारी पत्रकारों की जो टोली है वो यही तो करती चली आ रही है। सिर्फ ऑप्टिक्स पे ही तो काम किया है। सड़कों पे गड्ढे हो गए इसलिए अरविंद केजरीवाल चूंकि अंदर थे, बाहर आए तो गड्ढे भरेंगे, बातशी मार लेना, और इनको ये समझना चाहिए कि वो हैं क्या। नहीं, लेकिन मतलब मैं वही कह रहा हूँ, देखिए ये सामान्य नेता नहीं है, ये बड़े नेता लोग हैं। आपको याद होगा जब बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया था तो मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज खुद ही आगे आगे चल रहे थे पानी छिड़काव। तो इनका ये मानना है कि जब तक ये आगे रोड रोलर पे चलेंगे नहीं तब तक सड़क कैसे बनेगी, तो चल रहे थे अपना अलग अलग। तो इनको यही काम करना चाहिए था ना। नेता का काम तो नीतियां बनाना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इसका मतलब ये लोग वो नहीं कर सकते हैं, ये लोग यही कर सकते हैं, पानी छिड़क सकते हैं, वो कार्टन के बीच में बैठ के फोटो खिंचवा सकते हैं, कंबल ओढ़कर जो है रेल भवन के सामने लेट सकते हैं, उसके बाद कुछ अपने चेले पत्रकारों को बुलाकर वहां पर एक क्रांतिकारी जो है पीटीसी करवा सकते हैं। यही तो करते चले आ रहे हैं, और क्या क्या है। अगर ये करने से 11-12 साल की सत्ता हो गई, 2013 में आए थे, 15 से लगातार सत्ता में है, पूर्ण बहुमत से 15 में आए, 20 में आए, 25 फिर आ गया, तो फिर क्या जरूरत है फालतू मेहनत करने की, कुछ और काम करने की। तो अच्छा है ना, दिल्ली के लोगों को अगर इस तरह की सरकार चल रही है और लगता है कहीं कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए कार्टन, बढ़िया बंगला और दूसरी चीजें, उसी पे काम चलता रहे। आप ही की बात पे वापस ला रहा हूँ, ये जो शीश महल है वो वाकई शीशे का ही निकलेगा, और शीशे जो है ना वो बहुत स्थायी नहीं होते, वो टूटते ही हैं। मूर्ति भंजन जैसे होता है ना। मुझे लगता है कि इस शीश महल के चक्कर में जो एक मूर्ति बनी थी अरविंद केजरीवाल की ईमानदार छवि वाली, उसका मूर्ति भंजन हो चुका है हर्षवर्धन। और मुझे लगता है कि वो राहत इंदौरी याद आते हैं कि लू भी चलती थी तो वादे शबा कहते थे, पैर पसारे अंधेरों को दिया कहते थे, उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद, और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते। तो खुदा तो ऊपर ही है, ऊपर वाला ऊपर है, और मुझे लगता है कि जनता जनार्दन है अगर, तो वो देख रही, वो तय करेगी। लेकिन आखिर में हर्षवर्धन एक ऐसी शख्सियत जो जाति, धर्म, क्षेत्र सबसे ऊपर असली भारत रत्न रतन टाटा। और मुझे लगता है कि बिना किसी, एक तो पहली बात ये कि रतन टाटा का जाना कोई ये दुख करने का वक्त नहीं है, ये गमगीन होने का समय नहीं है। रतन टाटा जैसे लोग अपना जो जीवन जी के जाते हैं तो वो देश दुनिया के लिए एक ऐसी प्रेरणा, ऐसी मिसाल बनते हैं। आपके जीवन के किसी क्षण में लगे कि अच्छा ये गड़बड़ हो गया। अब जैसे एक बात मुझे लगता है सबको ध्यान में रहनी चाहिए, रतन टाटा के माता पिता अलग हो गए थे, बहुत अच्छा समय नहीं था बचपन उनका, और उनकी दादी से उनको बहुत लगाव था। बिल्कुल। वो लॉस एंजल्स में जब आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहे थे तो दादी के कहने पे वापस आए थे। शायद अगर न वापस आए होते तो शायद रतन टाटा का परिवार भी होता, वहाँ प्रेम भी उनको हो गया था। लेकिन फैमिली वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट थी, और वो अपनी दादी के उस कहे को हमेशा कोट करते थे कि एथिकल वैल्यूज सबसे ऊपर होनी चाहिए। शायद इसीलिए टाटा ग्रुप का जो कारोबार है, जो काम का तरीका है, और कैसे समय के साथ बदलना है। 90s के दशक में जब उदारीकरण में भारत गया, उसी वक्त टाटा ग्रुप ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। आप सोचिए, जिसको हम नमक से हवाई जहाज तक कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर से स्पोर्ट्स कार तक की कंपनी। बिल्कुल। वो कंपनी है जिसने फॉक्सकॉन का प्लांट खरीद लिया, वो आईफोन भी बनाती है। वो कंपनी है जो जैगुआर, कोरस, लैंड रोवर ये भी खरीद लेती है। और जो आंखों में नैनो बस गई, वो नैनो मतलब एक परिवार को अगर वो देख लेते हैं तो जो वैल्यू की बात आप कर रहे हैं, जिस दर्द की बात कर रहे हैं, तो वो ये था कि उन्होंने बस एक परिवार को देख लिया जो स्कूटर पे भीग रहा है, तो उसके लिए लखटकिया नैनो बनानी थी। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी की कृपा से वो बहुत देर तक, उसको थोड़ा देर हुई उसमें, लेकिन वो लेकर आए। नहीं, लेकिन वो भी कमाल का एक माइलस्टोन है। अगर सिंगूर से साणंद नहीं गई होती नैनो, नरेंद्र मोदी का वो एक SMS वेलकम वाला, नरेंद्र मोदी का वो एक कोशिश, और सोचिए कि आज साणंद देश में ऑटोमोबाइल हब बन गया है। बिल्कुल। वो बन जाता सिंगूर अगर नैनो वहां जाती। तो नैनो भले आज नहीं है, लेकिन जो ऑटोमोटिव रेवोल्यूशन है, क्रांति है, वो गुजरात में दिखा। तो रतन टाटा का अपना जीवन, और कमाल की बात है कि इससे नरेंद्र मोदी भी जुड़ते हैं। वो दोनों की वो पिक्चर याद आ जाती है जिसमें नैनो में रतन टाटा और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ बैठकर उसमें जा रहे हैं, लॉन्च होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आखिर में रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जिनमें वाकई मानवता के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति जैसा दर्द था, बहुत कुछ हम उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसके
चंद लोग ही पूरी दुनिया में बचे हुए हैं, लेकिन उसका मान सम्मान, उसका जो कृतित्व है, जो उसका व्यक्तित्व है, उसके कर्मों से तय होता है, संख्या बल से तय नहीं होता है। और मुझे लगता है कि हर्षवर्धन ऐसा कोई था नहीं, ऐसी कोई हस्ती नहीं थी जो वहाँ पर ना पहुँची हो। और मुझे लगता है कि अकेला बिजनेसमैन ऐसा होगा जो किसी राजनेता से ज़्यादा अटेंशन पाया और लोगों को जाने का उनका दर्द भी हुआ है। दर्द है। और आपने जो एक लाइन कही, मैं इसको फिर से दोहराऊं, क्योंकि हम लोग इस पूरे जो बातचीत हमारी होती है उसमें बार बार हिंदू, मुसलमान, माइनॉरिटी, मेजॉरिटीज की बात करते रहते हैं। माइनॉरिटी में भी जो माइनॉरिटी है, जो रियल माइनॉरिटी है, पारसी कम्युनिटी, हम हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी, हर हिंदू वो उनके प्रति सम्मान से, श्रद्धा से होता है। और सोचिए, दुनिया के किसी हिस्से से आए और यहाँ आके बस गए, और आज हमारे लिए सबसे सम्मान का, और उनको कभी कोई थ्रेट नहीं महसूस होता, उनको कोई खतरा नहीं दिखता, उनको कभी कोई गणपति पूजा से दिक्कत नहीं थी, उनको कभी कोई विजयादशमी जुलूस से दिक्कत नहीं थी, उनको दशहरा कभी डराता नहीं है, उनको शक्ति पूजा कभी डराती नहीं है, उनको हिंदू त्योहार, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता डराती नहीं। तो माइनॉरिटी तो अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है ना हर्षवर्धन, कि नवरात्र में दुर्गा पूजा के दौरान उन्होंने देहावसान किया, अपनी देह छोड़ी है। तो वो जो उनका भी परलोक है उसमें वो गए हैं। तो हम सब आखिर में उनको श्रद्धांजलि के साथ, उनको नमन करते हुए फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।